हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, बिहार में जो बाढ़ वाला टॉपिक है आपका, इसके कारण प्रभाव और सरकार के कौन कौन से कदम हैं और इससे रिलेटेड आपका डेटा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाढ़ एक ऐसा टॉपिक है बिहार के संदर्भ में। आप अगर देखेंगे तो बिहार के टोटल ज्योग्राफिकल सेक्शन का 73% अफेक्टेड है इस पूरी नेचुरल जो डिसास्टर है बाढ़ की। और बाढ़ के चलते बहुत ज़्यादा मतलब आप देखेंगे कि कई सारे सामाजिक सूचकांकों को पीछे धकेलने वाला ये एक सबसे बड़ा कारण है। तो जो आपके बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उसके संदर्भ में पूरा ऐसे विस्तृत वे में देखेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर बाढ़ में आपको निबंध भी लिखने को आ सकता है, जीएस में क्वेश्चन तो इस पे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप बिहार के पूरे सेक्शन को देखेंगे तो बाढ़ हो गया, आपके अर्थक्वेक वाला सेक्शन हो गया और सूखा हो गया। ये सबसे ज़्यादा मतलब कि प्रभाव डालने वाले क्षेत्र हैं। थोड़ा सा हीट वेव भी आजकल है, लेकिन फिर भी मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर बात की जाए निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से या जीएस के सेक्शन के तौर पे, तो बाढ़ बिहार के संदर्भ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसे हम पूरे कॉम्प्रहेंसिव वे में देखेंगे। खास तौर पे कौन सा डेटा आपको याद रखना है, किस तरह के डेटा फिगर आपको इसमें पक्का याद होने चाहिए। दूसरा पॉइंट इस पे ये है कि इसके संदर्भ में जो आपके सैटेलाइट डेटा है किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉम्प्रहेंसिव वे में हम लोग बाढ़ को कवर करेंगे। आइए देखते हैं मित्रों, सबसे पहले इसके संदर्भ में अगर डेटा की बात की जाए तो टोटल बिहार के अगर आप ज्योग्राफिकल सेक्शन को देखेंगे तो 73.06% जो है पूरे भूभाग का क्षेत्र जो है आपका 68,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है बाढ़ अफेक्टेड है आपका। ये आपका फ्लड अफेक्टेड रीजन में आता है। और अगर भारत के कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की बात की जाए तो भारत का 22.1% बिहार में निवास करता है। जो बाढ़ प्रभावित जनसंख्या है वो 22.1% बिहार में निवास करती है। तो आप समझ जाइए कितना बड़ा ये डिसास्टर है। प्रमुख बाढ़ के प्रभावित क्षेत्र क्या है, तो टोटल राज्य के आप देखेंगे 38 में से 28 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ पूरी तरह से प्रभावित है। इसमें भी मैं आपको कुछ कोर पॉइंट्स बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल और उसके अलावा थोड़ा सा उससे कम लेकिन वो भी वल्नरेबल है कौन कौन से आपके यहाँ पे जिले हैं। तो मेनली आप अगर देखेंगे तो पूरा ये जो आपका सेक्शन है ये सारा आप ध्यान से देखिए तो आप देखेंगे कि जितनी भी नदियाँ आपकी नेपाल के क्षेत्र से आ रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाद होती है और गाद के कारण क्या है कि नदियाँ जो हैं आपकी वो उथली हो जाती हैं और फिर उनकी जल धारण की क्षमता बहुत कम हो जाती है। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे इस मैप में तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो आपका क्षेत्र है अररिया का, अररिया के अलावा यहाँ पे खगड़िया को देखिए, दरभंगा को देखिए, सीतामढ़ी को देखिए। आप यहाँ पर छोटे से तौर पे यहाँ पे देखिए पश्चिम चंपारण का क्षेत्र हो गया, ये आपका बांका का क्षेत्र हो गया। ये क्षेत्र जो है ये वल्नरेबल इंडेक्स जो है बाढ़ को लेके उसमें सबसे हाई वाला है, ये वेरी हाई कैटेगरी में आने वाला ये सेक्शन है जो मैंने आपको अभी बताया। जो आप रेड डॉट देख रहे हैं जिसमें आपका किशनगंज का क्षेत्र है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे रेड डॉट वाले सेक्शन को देखिए, ये आपका जो किशनगंज वाला क्षेत्र है आपका पूर्णिया हो गया। इसके अलावा मित्रों यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं समस्तीपुर का जो पूरा आपका सेक्शन है शिवहर है, ठीक है। ये आपका जो है ये सारा जैसे पटना का क्षेत्र भी है, ये मतलब हाई में आता लेकिन वेरी हाई कैटेगरी में नहीं है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए ताकि आप इसको अगर अच्छे से कैटेगराइज करके भी दे सकते हैं तो इससे भी आपका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। आपको बनाना क्या है, तो आपको एक काम करना है कि आप इसमें एक बिहार का मैप सिंपल सा ड्रॉ करके थोड़ा ये सेक्शन जो है आपको आप इसको श्रेडेड वे में दिखा सकते हैं और थोड़ा सा वेरी हाई इंटेंसिटी के आप दो साइन बना सकते हैं कि वेरी हाई और हाई, तो उसका एक साइन बना लीजिए प्लस या माइनस का, तो आप डिस्ट्रिक्ट में दिखा सकते हैं तो काफ़ी अच्छा ये लोकेट होगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो आपका जैसे मधेपुरा, सीतामढ़ी, बांका जो क्षेत्र हैं ये सारे बहुत ही हाई, मतलब आप देख लीजिए इसका कितना है वल्नरेबिलिटी जो इंडेक्स है उसमें स्कोर 0.935, 0.934, 0.934, 0.925 ये सब है अगर आप ये वाले क्षेत्र को यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। तो ये मित्रों टोटल आपके 28 जिले हैं आपके टोटल 38 में से, ठीक है। तो ये आप दिखा सकते हैं इसके संदर्भ में कि जो आपका फ्लड है इसमें आपका वल्नरेबल इंडेक्स स्कोर में ये वाला जो सेक्शन है सबसे ज़्यादा प्रभावित है। आइए बात करते हैं थोड़ा और डेटा की। तो अगर देखा जाए तो प्रमुख बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हमने देखा अभी मैप पे। ऐसे ही हाल ही में जो बाढ़ की घटनाएं आई हैं, जैसे 2024 के बाढ़ की बात की जाए तो सितंबर 2024 में बिहार के 13 जिलों में बाढ़ से 17.57 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, ठीक है। बाढ़ के कारण 52 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें डूबने, सड़क आपकी दुर्घटनाएं हुई हैं, आकाशीय बिजली से भी मौतें शामिल हैं। और अगर आप सिंपली सिर्फ बाढ़ से बात करेंगे तो आपने कई सारे न्यूज़ के आर्टिकल्स वगैरह कटिंग देखी होगी। जैसे देखिए सूबे के विभिन्न जिलों में 34 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आपने कई बार न्यूज़ के इश्तिहार भी देखे होंगे। तो आप सिंपली इसको याद रखिए, आप ये डेटा दे सकते हैं कि सितंबर 2024 में बिहार के 13 जिलों में
इतने लोग प्रभावित हुए हैं और 52 लोगों की मृत्यु जो हुई है। 2023 की बाढ़ में देखा जाए तो यहाँ पर अप्रैल से अगस्त 2023 के बीच में बिहार में बाढ़ और उससे संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं उससे जुड़ी हुई टोटल मिला के आपके 518 लोगों की मौत हुई है। क्योंकि देखिए बाढ़ जब होती है तो पूरा ज्योग्राफिकली ही पूरे क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती, बिल्डिंग्स को ही नहीं गिराती, उसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि पूरी फसलें नष्ट हो जाती है और उस क्षेत्र में आपकी वेक्टर डिसीज़ जो होती है, पानी जनित बहुत सारी बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। बहुत सारी ऐसी वेक्टर वाली डिसीज़ है, जैसे आप देखेंगे मॉस्किटो वगैरह, मच्छरों का प्रजनन बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हो जाता है, ठीक है। डेंगू क्षेत्र में फैल जाता है। आप देखेंगे आपका जैसे हैजा वगैरह जैसी सफाई वाली चीज़ें लेके बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं, तो ये भी इसका एक इफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हाल की घटनाएं हैं आपको मैंने अभी बताया कि 24-23 के ये आंकड़े याद रखिए, प्रभावित क्षेत्रों को आप मैप पे जरूर ड्रॉ करिए और सबसे पहले ये जरूर बताइए कि आपका 68,800 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है 73.03% ये वहाँ का जो है बाढ़ प्रभावित है। और भारत की बात की जाए बाढ़ प्रभावित जनसंख्या की तो 22.1% है। ये आपके इंट्रोडक्शन में डेटा रहना ही चाहिए, ठीक है। और आगे मैप पे ड्रॉ करिए, दिखाइए, क्योंकि मैप दिखाता है और अगर मैप पे भी पर्टिकुलर आप उसकी वेरी हाई और हाई इंटेंसिटी को दिखाएंगे तो ये दिखाएगा कि आपने इस टॉपिक पे काम किया है। अब देखिए मित्रों कि अगर हेल्थ एक्शन प्लान ऑन एक्सट्रीम वेदर इवेंट और हेल्थ इम्पैक्ट को देखा जाए तो ये साफ है। आप देखेंगे कई सारी यहाँ पर जो बीमारियाँ होती हैं इस चीज़ से फैल जाती हैं, जैसा हमने यहाँ पे देखा। तो यहाँ पर ये पूरा इंटेंसिटी जो है वल्नरेबल है, जो है हमने मधेपुरा, सीतामढ़ी ये सारे क्षेत्र देखे जो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है। अब बात करते हैं कि ये जो बाढ़ है, बिहार में बाढ़ के आखिर कारण क्या है। तो देखिए सबसे पहले आप एक बड़ी हेडिंग बनाइए, भौगोलिक और जलवायु कारण। देखिए मानसूनी बारिश है जून से सितंबर, बारिश अगर बहुत तगड़ी हुई है तो नदियों में पानी की जो है भाई जल बहुत ज़्यादा हो जाता है और जल धारण क्षमता जो है वो समय के साथ साथ कम हो जाती है, क्योंकि नदियाँ जो है आपके बहुत ही स्टीप, बहुत ही खड़े ढाल से आ रही हैं और मुलायम पहाड़ है पूरे। नमीन आपको पता होगा कि पूरा क्षेत्र जो है ये आपके नमीन बलित पर्वत है, पूरे उखाड़ के गाद सिल्ट अपने साथ इतना लाती है कि नदियाँ उथली हो जाती हैं और साइडों में किनारे पे जो आसपास के गांव क्षेत्र है उसमें पानी फैल जाता है। ये आपने बहुत सारी पिक्चर्स में देखा होगा। इवन इस समय इस वीडियो को जो लोग सुन रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट खुद को इससे रिलेट कर पा रहे होंगे जो पूरे आपके ये क्षेत्र में हैं, जो आपका नेपाल के साथ का पूरा क्षेत्र है, या फिर अगर दक्षिण बिहार को छोड़ दें तो लगभग हमने बात की थी कि 38 में से 28 जिले, 72% क्षेत्र ही प्रभावित है। तो आप समझ रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट अपने आप को उस चीज़ से रिलेट कर रहे होंगे, स्वयं को उस पानी में खड़े देख रहे होंगे। बिहार की 76% आबादी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहती है। नेपाल से आने वाली नदियां जो हैं ये भारी गाद सिल्ट लेके आती हैं और नदी का तल इससे ऊंचा हो जाता है। हम भौगोलिक कारणों में ही कई सारी चीज़ों को देख रहे हैं। नदियों की बदलती धारा और गाद का जमाव। तो कोसी नदी बार बार अपनी धारा को बदलती है, क्योंकि भाई जब रास्ते में इतने ज़्यादा गाद इकट्ठे हो जाएंगे तो पानी का जिधर भी ढलान या बहाव मिलेगा वो उधर ही चल देगा। तो बिहार का शोक इसे कहा भी जाता है। अत्यधिक गाद जमा होने से नदियां उथली हो जाती, जो हमने पहले शुरुआत में बात की थी। वनों की कटाई, अतिक्रमण, क्योंकि जब वनों की कटाई होगी, पेड़ होंगे नहीं, तो जो आपकी मिट्टी को बांधने की क्षमता होती है पेड़ों के जड़ों की वो होती नहीं है। फिर नदियां क्या है ना, पूरा कटान बहुत तगड़े लेवल पे करती है और किधर भी अपना गहराई वाले गड्ढे बना के बह जाती हैं। तो वनों की कटाई, अतिक्रमण से भी नुकसान है, क्योंकि पेड़ों की कटाई से जल अवशोषण क्षमता घटती है। अनियंत्रित शहरीकरण से भी जल निकासी प्रणाली बाधित होती है, ठीक है। जो अनियंत्रित शहरीकरण है कि कहीं भी बन गया, वहां पर पानी के पूरे ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बिल्डअप नहीं है, पानी की जल निकासी प्रणाली बहुत अच्छे से शामिल नहीं की गई है, तो इस तरह की बाढ़ें आती, जैसे कि चेन्नई को इसका एग्जाम्पल माना जा सकता है। और आप दूसरे आप बिहार के संदर्भ में भी एग्जाम्पल दीजिए और आप नेशनल लेवल के भी कुछ ब्रैकेट में एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि चेन्नई, हैदराबाद का जो केस था। नेपाल से छोड़ा गया अतिरिक्त पानी। कई बार जब नेपाल में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो बांध भी जो बने हुए हैं उनकी एक जल धारण क्षमता की सीमा है। तो कई बार ये आपका जो अत्यधिक पानी होता है बहुत ज़्यादा बाढ़ आने के कारण छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इनके चलते भी नीचे वाले क्षेत्र में जो पूरा है जलमग्न हो जाता है पूरा क्षेत्र। तो नेपाल द्वारा बांधों से पानी छोड़ने पर भी बाढ़ की स्थिति बिगड़ती है और भारत नेपाल के बीच समन्वित बाढ़ प्रबंधन की कमी है। दोनों देशों में पूरा डेटा एक्सचेंज करके एक समन्वित बाढ़ प्रबंधन की कमी है, ये आपने प्रमुख समस्या के तौर पे दिखाना है दोनों देशों के बीच में, ठीक है। तो आप इन पॉइंट्स को याद रखिए। ये जो की टर्म्स होते हैं, जब आप बाढ़ के संदर्भ में अपने प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, वहां पे आप समन्वित बाढ़ प्रबंधन की कमी, अनियंत्रित शहरीकरण के से जल निकासी प्रणाली बाधित, और ये जो पॉइंट्स हैं मित्रों, ये सारे आपके की पॉइंट्स हैं, की टर्म्स हैं। आप इनका इस्तेमाल बहुत अच्छे से करिए। और साइड में देखिए मुख्यमंत्री साहब हेलीकॉप्टर से पूरा मुआयना कर रहे हैं, इस तस्वीर को देखिए। तो ये आपको बता रही होगी किस तरीके से पूरा क्षेत्र कितना ज़्यादा प्रभावित है।
बाढ़ के प्रभाव की बात की जाए तो वार्षिक आर्थिक नुकसान 10,000 प्लस करोड़ का हो जाता है, क्योंकि उस क्षेत्र में मेजरमेंट किया जाता है कि कितनी इंडस्ट्री प्रभावित हुई है, कितनी फसलें नष्ट हो गई है और कितना अतिरिक्त धन किसानों को या आम लोगों को देना पड़ा है, स्वास्थ्य पे कितना खर्च हुआ है, जल की सुविधा फिर से मतलब देने के लिए कितना खर्च हुआ है, क्योंकि पूरा सिस्टम ही आपका जो है ख़राब हो जाता है, फसलें ख़राब हो जाती हैं। तो हर तरीके से ये जो है कॉम्प्रहेंसिव वे में आपका 10,000 करोड़ की सीमा को भी पार कर जाता है। प्रभावित लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, तो 1 से 2 करोड़ लोग प्रभावित हो जाते हैं। और हमने अभी देखा भी था कि कई सारे लोग मरते हैं। अगर कॉम्प्रहेंसिव वे में आप उससे जनित होने वाली बीमारियों से कैलकुलेट करके देखेंगे तो साल 1.5 साल में जो उसका पूरा प्रभाव होता है उसके चलते 500-550 लोग भी मर जाते हैं। जबकि अगर आप तुरंत चेक करेंगे तो हमें आंकड़ा मिलता है 36 का, 53 का। फसल और भूमि का नुकसान है 15+ लाख, मतलब 15 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र जलमग्न है, तो फसलें नष्ट, बुनियादी ढांचे को क्षति होती है, सड़कें टूट जाती है, पुल टूट जाते हैं, घर ध्वस्त हो जाते हैं तो फिर से बनाने हैं। स्वास्थ्य संकट क्या है, हमने अभी बात की कि वेक्टर डिसीज़ जो आपकी हैं फैलने वाली, जैसे डेंगू, मलेरिया, कॉलरा, ये सब बीमारियां फैल जाती हैं। तो ये सारे नुकसान आपको दिखाने हैं। और आप इसमें जैसे मान लीजिए आपने हेडिंग्स बनाई है तो आप इसे 4 हेडिंग्स के पॉइंट्स पे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। जहाँ रेक्टेंगल बना के आपने ये दिखा दिया भाई इन हेडिंग्स के तौर पे, आपने यहाँ पे जैसे मतलब प्रभावित जनसंख्या है उसका डेटा दे दिया, फसल के नुकसान का डेटा दे दिया, स्वास्थ्य। तो ये आप इस तरह से भी मतलब कोशिश करिए कि जब किसी प्रश्न के बीच में कई सारे आयाम होते हैं तो आप उसको चेंज करिए, कहीं पे रेक्टेंगल यूज़ करिए, कहीं पे ट्रायंगल, कहीं पे फ्लो चार्ट, और जहाँ पर हो सकता है खास तौर पे बाढ़ में तो आप मानचित्र बहुत अच्छा दिखा सकते हैं। आप एक मानचित्र उसके प्रभाव क्षेत्र के तौर पे दिखा सकते हैं, एक मानचित्र अगर आप मतलब उससे रिलेटेड जो कई सारे नुकसान हैं, अगर आप इस तरह की चीज़ों को दिखाना चाहते हैं, मतलब कि जो फैटिलिटीज़ हैं उनको भी आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे वेक्टर बॉर्न डिसीज़ को लेके भी कई सारे आर्टिकल्स वगैरह आते हैं। तो आप ये पॉइंट बहुत अच्छे से इस्तेमाल करिएगा कि ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर डिसीज़ ये हो जाता है, मतलब हेल्थ कंसर्न क्या है, तो वेक्टर बॉर्न डिसीज़ जो है ये आपने पॉइंट बहुत अच्छे से यहाँ पे शामिल करना है, जिसमें हमने बात की थी कॉलरा की, आपका डिसेंट्रीज है, टाइफाइड है, मॉस्किटो ब्रीडिंग काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे होती है। अब जाहिर सी बात है जब इतनी बड़ी समस्या है तो बिहार सरकार के द्वारा कौन से कदम उठाए जाते हैं, इसमें भी मित्रों हेडिंग्स को, की टर्म्स को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करिए। जैसे पहला आ गया आपका स्ट्रक्चरल, तो संरचनात्मक उपाय क्या है, तो पहला आ गया इंजीनियरिंग समाधान, बांध तटबंध का निर्माण किया जाएगा। तो आपके 3,700 प्लस किलोमीटर पे तटबंध बनाए गए, ठीक है, बिहार सरकार ने बनाया, जैसे कि कोसी बैराज बनाया, जल नियंत्रण बांध, ठीक है। नदियों की सफाई और गाद को हटाया गया, सिल्ट हटाने के लिए ड्रेजिंग, ये यूज़ करिए, ये की टर्म्स है कि सिल्ट हटाने के लिए ड्रेजिंग, और ये आपकी सफाई, गाद हटाना, जल नियंत्रण बांध बनाना, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कोसी का बैराज बनाया गया, तटबंध बनाए गए 3700 प्लस किलोमीटर के। तो ये पॉइंट्स हैं, याद रखिए, ये आपको इस्तेमाल करने हैं तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। जल निकासी नहर प्रणाली, तो बाढ़ग्रस्त इलाकों में जल निकासी व्यवस्था को मजबूत किया गया है, गाँव के लिए ऊंचे प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं ताकि फिर से पानी, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि बाढ़ एक बार आ गई तुरंत नहीं प्रभावित करेगी, हो सकता है कि मतलब आपके जुलाई से लेकर सितंबर तक कई बार बहुत ज़्यादा बारिश आए, क्योंकि तुरंत तो चीज़ें बहुत सुचारू स्तर पे हो नहीं पाती हैं। अगर आपको गाद भी हटानी है, आपको कई सारे जल निकासी तंत्रों का निर्माण भी करना है तो समय लगता है, तो इसीलिए सुरक्षित जगह पे लोगों को रखना बहुत ज़रूरी है। चेक डैम, जलाशय, नेपाल और उत्तर बिहार में जलाशय निर्माण की योजना चल रही है नेपाल के साथ, और हमने बात की थी कि कहीं ना कहीं समन्वय का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अभाव भी है। गैर संरचनात्मक उपाय क्या है, तो पहले हमने बात की थी कि संरचना के स्तर पे क्या है। तो गैर संरचना में जैसे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये शब्द याद रखिए, स्वचालित जल स्तर पे मीटर या सैटेलाइट आधारित चेतावनी प्रणाली होनी चाहिए। अब सैटेलाइट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है, तो आपको याद होगा कि जो आपका रीसेट है, ठीक है, यहाँ पे रीसेट 1 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से डेटा वगैरह पूरा आपका लिया गया था। ये नाम याद रखिए, ये आपको बाढ़ को लिखते समय ये देना है, ठीक है। ये देखिए, ये सरकारी है आपका, और ये शब्द याद रखिए, फ्लड मैपिंग एंड आपका हजार्ड असेसमेंट डिवीज़न, इसके द्वारा आपका रीसेट 1A, तो आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से ये पूरा डेटा लिया गया था, ठीक है। तो आप ये नाम याद रखिए, रीसेट 1A, ये सैटेलाइट का नाम दीजिए डेटा के लिए, और भी अच्छा लगेगा कि आपने काफ़ी काम किया है। बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र निर्धारण, तो अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर लेना चाहिए कि भाई यहाँ पे जब बाढ़ आती है तो इस तरीके की ये सारी समस्याएं ज़्यादा रहती है। कहीं पे जल निकासी की बहुत ज़्यादा समस्या होगी, कहीं पे ये होगा कि दलदल जैसी भूमि बन जाती होगी, तो बाद में आवाजाही को लेके काफ़ी ज़्यादा समस्या हो जाना। तो इस तरह से मतलब कि अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों को चिन्हित करना, ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है, ठीक है। गैर संरचनात्मक उपाय में अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया। रेत खनन और वनों की कटाई पर सख्त नियंत्रण रखने की आवश्यकता है,
ठीक है। आपदा राहत पुनर्वास, तो बाढ़ राहत शिविर लगेंगे, नावें मतलब उपलब्ध करवाई जाएंगी, आपातकालीन सहायता दी जाएगी। ठीक है, 6,000 करोड़ प्लस की राशि, राहत राशि 2022-23 में दी भी गई है। भारत नेपाल में सहयोग की आवश्यकता है ताकि संयुक्त नदी प्रबंधन और संयुक्त बांध निर्माण की योजना पर काम किया जा सके। बाकी वर्ल्ड बैंक भी आपका है, ये बाढ़ प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे में आर्थिक सहायता देता है। ये दोनों शब्द याद रखिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तौर पे आप एक हेडिंग बना सकते हैं जिसमें आप संयुक्त नदी प्रबंधन, संयुक्त बांध निर्माण की योजना और विश्व बैंक के सहयोग से बाढ़ प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा, ये आप दे सकते हैं। इससे आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। अब भविष्य के लिए योजनाएं क्या है, तो देखिए कोसी हाई डैम परियोजना है नेपाल में, ठीक है, स्थायी समाधान है ये। स्मार्ट रिवर मैनेजमेंट है, एआई आधारित बाढ़ पूर्वानुमान लगाना, तो स्मार्ट रिवर मैनेजमेंट, कोसी हाई डैम परियोजना। और हरित क्रांति 2.0 में क्या है, तो भैया वृक्षरोपण और जल संरक्षण पर भी काम करना है। तो ये भी आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छी योजनाएं हैं। चुनौतियां क्या है, तटबंधों की मरम्मत में लापरवाही होती है, बाढ़ राहत कोष में भी भ्रष्टाचार आपका हर जगह है, और नेपाल द्वारा बड़े बांधों का जो निर्माण है उस पर भी सहमति नहीं मिलना। तो मतलब नेपाल के चलते भी पानी को लेके कई सारी चीज़ों में हमेशा समस्याएं रहती है। तो कुछ यहाँ पे मैंने और भी टर्म्स दे दिया आपको कि आपके फ्लड मैनेजमेंट और मिटिगेशन को लेके 5 पॉइंट याद रखिए। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, अर्ली वार्निंग सिस्टम, मतलब जिसमें सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा, वेदर फोरकास्ट या फ्लड अलर्ट्स जारी किए जाएंगे, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया। रिवर एम्बैंकमेंट और डैम्स हो गया, कंट्रोलिंग द वाटर फ्लो, जो हमने बात की थी, तटबंधों का निर्माण, ठीक है। और रीफॉरेस्टेशन की बात है कि भाई आपका वनीकरण होना चाहिए, वन लगाने चाहिए, और आपके ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव करना होगा, हमें प्रिवेंट करना होगा अर्बन फ्लडिंग की सिचुएशन को, और डिसास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान बनाने होंगे, ठीक है, ताकि हम लोग उस पर काफ़ी अच्छे से काम कर पाएँ और जब भी बाढ़ की सिचुएशन आए तो बहुत ज़्यादा नुकसान ना होने पाए। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि ड्राइंग से ही आपके 37 लोग जो है उनकी डेथ हुई है। अगर बात की जाए लाइटनिंग की, थंडर की, तो इससे 3 है, रोड एक्सीडेंट से 12 है। तो आप समझ जाइए कितना ज़्यादा ये प्रभाव वाला आपका क्षेत्र है। तो मित्रों, इतने डेटा से आप समझ गए होंगे कि बाढ़ में किस तरीके से आप अपने पूरे प्रश्न को लेके जा सकते हैं, कौन कौन से आपने उसके कारण या उसके समाधान देने हैं, किस तरह का डेटा आपने इस्तेमाल करना है, किस तरीके से आपने इसमें मैप बनाना है। तो बाकी मित्रों, ये वीडियो आप अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। इस तरीके से मेरा टारगेट है कि अब 70 बीपीएससी के लिए लगभग 10 से 15 टॉपिक आपके लिए कवर कर दिए जाएं, लेकिन 71 बीपीएससी में लगभग आपके 300 टॉपिक्स की एक पूरी लिस्ट है। जितने भी हो सकते हैं आपके सारे टॉपिक्स कवर करने की अब हमारी पूरी मतलब कोशिश रहेगी। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और इसके संदर्भ में जो चीज़ें आपको सही लगे आप लोग जरूर कमेंट्स जरूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत कम आते हैं। तो मित्रों, आप लोग इस वीडियो को जरूर अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, और हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो ये आपको पूरा PDF कंटेंट जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए।